Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will discuss about water, coal and petroleum in the chapter Sustainable Management of Natural Resources. So first of all, water for all. दिस फ्रेज मीन्स कि वाटर सभी के लिए बहुत एसेंशियल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. हाउएवर इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो ओशंस में या सीज में एज सलाइन वाटर है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है. ऑल्सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स जो कि एक्सेसिबल नहीं है. तो लेस देन 1% ऑफ टोटल वाटर विच इज अवेलेबल ऑन अर्थ इज actually available for human use. Also, water के enormous uses हैं in life as well as in industries. Life में as we know सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूज़ वाटर का है ड्रिंकिंग. हमारी पूरी बॉडी वाटर पर ही वर्क करती है और इंडस्ट्रीज़ भी लार्जली वाटर बेस्ड होती हैं क्योंकि वाटर एक रॉ मटेरियल होता है या फिर एक सॉल्वेंट की तरह इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में यूज़ होता है. 60 to 70% ऑफ बॉडी वेट इज़ वाटर. हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन जनरल बॉडी का अबाउट 60 से 70% वेट इज़ वाटर. नाउ वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. Although water reserve on earth is fixed, लेकिन ये वाटर continuously वाटर साइकिल के थ्रू अर्थ पर रिसाइकल होता है एंड दैट्स वाई वाटर इज रिन्यूएबल. लेकिन जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर दैट इज एग्जॉस्टेबल क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो फ्रेश वाटर कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड होके और अलग टाइप के वाटर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि यूजेबल नहीं होता. दैट्स वाई फ्रेश वाटर जो रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स में अवेलेबल होता है दैट इज एग्जॉस्टेबल. ऑल्सो इन इंडिया availability of water basically is dependent on monsoon. As we know that India is an agro based economy, that is largely agricultural country है ये और agriculture के लिए irrigation के लिए water चाहिए. That water for irrigation is dependent on the rainfall that is brought by monsoon in India. So this is a very seasonal availability क्योंकि कुछ months होते हैं specific monsoon के तभी water की availability होती है. That's why India में वाटर का मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अंडरग्राउंड वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग. हमने पढ़ा है कि लोअर क्लासेस में कि एक वाटर टेबल होती है और वो जो वाटर टेबल होती है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है. यानी कि वी हैव टू डिग डीपर इनटू द अर्थ टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर. इसका रीज़न है जो एक रथलेस यूज़ हो रहा है वाटर का, अननेसेसरी एंड ओवर यूज़ हो रहा है वाटर का बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ और डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है ग्राउंड वाटर टेबल के डिप्लीट होने का. अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो रेनफॉल के वाटर को अंडरग्राउंड सीपेज के लिए हेल्प करती हैं एंड इन द एब्सेंस ऑफ दीज ट्रीज ये वाटर सॉइल में सीप नहीं हो पाता एंड इट सिंपली फ्लोज अवे जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर या फिर वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाता है. नाउ देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ वाटर लाइक द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं दे आर लार्जली बेस्ड ऑन वाटर. ऑल्सो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. इट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ज़्यादातर चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होती हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस या प्लांट्स भी, सारा जो ट्रांसपोर्ट होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में वो वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में होता है. फोटोसिंथेसिस में वाटर का की रोल है. जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से उसी वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स के मूवमेंट्स में भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे कि हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड है. वाटर जब आता है अंदर सेल्स में या फिर एक्सपेल होता है तो उसी से सेल्स की टर्जिडिटी चेंज होती है जो हमें प्लांट्स के मूवमेंट के फॉर्म में नज़र आती है. मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का होता है वो भी वाटर पर ही बेस्ड होता है. मेटाबॉलिज्म में यूजुअली बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शन का जो बेसिस होता है या फिर जो मीडियम होता है वो वाटर होता है. तो इस तरीके से वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं. नाउ इंडिया में बिकॉज मॉनसून पर हमारा वाटर अवेलेबिलिटी डिपेंडेंट है तो
इरिगेशन के बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे जो वाटर अवेलेबिलिटी पर बेस्ड थे, बट ब्रिटिशर्स ने डैम्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कैनाल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम उन सीजन्स में भी इरिगेशन कर सकते थे जब रेनफॉल यानी कि मॉनसून अवेलेबल नहीं है इंडिया में। ये डैम्स यूजुअली रिवर्स पर एक हाइट पर बनाए जाते थे जिसमें रिवर वाटर कलेक्ट होता था, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कैनाल्स होती थी जो किसी रिवर के वाटर को डेविएट करके एक लॉन्ग डिस्टेंस किसी फील्ड तक पहुंचाई जा सकती थी। नाउ देयर वर सेवरल ड्रॉबैक्स ऑफ डैम्स, लेकिन इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस भी थे, जैसे कि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी ये यूज़ होता है। जैसे कि हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो डैम्स के वाटर से ही रिलीज होती है या कंस्ट्रक्ट की जाती है, बट इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स इस तरीके से कि जिस भी एरिया में एक डैम बनता था वहाँ जो भी सेटलमेंट होती थी उसे डिस्प्लेस करना पड़ता था, तो लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू लूज देयर लाइवलीहुड एंड देयर हाउसेज। दिस इज़ द सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती थी बिकॉज डैम्स के कंस्ट्रक्शन में, उस मशीनरी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में लगना है, या इन कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी यूज़ होता था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इंडिया को फेस करनी पड़ती थी। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड हैं डैम्स से, बिकॉज जब डैम्स के लिए एक एरिया को क्लियर किया जाता है तो वहाँ पे जो भी वेजिटेशन है या फॉरेस्ट कवर है उसे क्लियर किया जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड होती है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इन नो वे इज यूजफुल टू द एनवायरनमेंट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डैम्स, एंड इंदिरा गांधी कैनाल इज अ वेरी फेमस डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान। So about this now we know that how water is important, और क्योंकि रेन वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है इंडिया के लिए, देयरफॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सिंपली रेन वाटर को हार्वेस्ट यानी कि स्टोर करना, उसे कंजर्व करना। इसके लिए यूजुअली हम एक इस तरीके का सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम किसी बिल्डिंग या हाउस के रूफ पर एक रिजर्वॉयर बनाते हैं जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता है। जब भी रेन होती है तो वाटर कलेक्ट होता है और कुछ पाइपलाइन से हम इस वाटर को डेविएट करते हैं एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में। इस स्टोरेज टैंक को हम रिजर्वॉयर भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो रेन वाटर है वो इस तरीके से अंडरग्राउंड एक चेम्बर में स्टोर हो जाता है। ये वाटर हम बहुत सारे यूजेस में ला सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग वाटर स्कैरसिटी हम इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस या गार्डनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। बिफोर ड्रिंकिंग पर्पसेस इट नीड्स टू बी फिल्टर्ड एंड क्लियर्ड। इसके अलावा ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इट मिटिगेट्स ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, क्योंकि अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो यूजुअली वो फ्लड्स कॉज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम रेन वाटर को डेविएट कर रहे हैं एक सेफ प्लेस पे, तो फ्लड्स मिटिगेट होते हैं। एंड ड्रॉट्स ऐसे मिटिगेट होते हैं कि जब ड्रॉट कंडीशंस होती है तो हम इसी सेफ वाटर को यूज़ कर सकते हैं टू ओवरकम दी सर्कमस्टांसेस ऑफ ड्रॉट। इट ऑल्सो रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर। कभी कभी ये जो वाटर है ये एक टैंक में ना होकर सीधा हम ग्राउंड में अगर रिलीज़ करते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और इसके अलावा इसके बहुत सारे अलग यूजेस है, जैसे कि इरिगेशन में यूज़ हो सकता है, पहले बताया मैंने जिस तरीके से गार्डनिंग में या दूसरे डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में भी इसी की तरीके से कई सारे सिस्टम्स बनाए जाते थे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में देयर वर टैंक्स एंड नाडीज विच वर रिलेटेड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन महाराष्ट्र देयर वर बंधराज, इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश देयर वर बंधिज, इन बिहार इट वॉज कॉल्ड एज आहार और पाइनिस, in Himachal Pradesh kulls were formed. So these are the rain water harvesting systems of ancient times. तमिलनाडु में इन्हें हम एरिस कहते हैं, केरला में सुरंगम्स, कर्नाटका में कटास। इसी तरीके से एक खादन सिस्टम भी बनाया गया था। खादन्स में भी हम रेन वाटर को यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का एक कंस्ट्रक्शन बनाया जाता था एक एरिया में, एक हाई रेज प्लेटफॉर्म से जहाँ पे रेन वाटर आता था, एक डेप्थ में बनाया जाता था कुछ एक एरिया जहाँ पर हम प्लांटेशन भी कर सकते थे कुछ क्रॉप्स की। इस एरिया को खादन बोलते थे।
और यहाँ पर बांध जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो यूजुअली जो भी वाटर यहाँ आता था वो प्लांट्स की हेल्प से उनके रूट्स के थ्रू सीप कर जाता था अंडरग्राउंड और फाइनली ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करता था। जब ये ग्राउंड वाटर टेबल को इंक्रीज करता था तो यहाँ पे अगर हम एक डगवेल क्रिएट कर दें तो फाइनली अल्टीमेटली वो वाटर टेबल जो थी वो इन वेल्स में वाटर को कलेक्ट कर देती थी एंड दिस वाटर कुड बी यूज्ड फॉर वेरियस अदर purposes. So this is all about water and different methods of water conservation and definitely हमें बहुत ही judiciously water को use करने की ज़रूरत है. Next is coal and petroleum. तो coal and petroleum are called as fossil fuels क्योंकि fossils से ही ये एक तरीके से बनते हैं. Fossils as we know are the dead remains of plants and animals. In the similar way जब यही fossils यानी कि plants and animals जो millions of years ago exist करते थे जब वो डाई करते हैं एंड देयर डेड बॉडीज गेट बरीड इनटू द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स उन पे और ज़्यादा डिपोजिशंस होते चले जाते हैं और वो जो फॉसिल्स हैं वो वहाँ पर ग्रेट हीट और ग्रेट प्रेशर के अंडर रहते हैं कई सालों तक. अल्टीमेटली उनकी बॉडीज डीकम्पोज हो जाती हैं एंड दे फॉर्म कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स. तो इस तरीके से कोल एंड पेट्रोलियम बनते हैं एंड इट टेक्स अ टाइम ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स और इसीलिए ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. बिकॉज अगर करंट रिसोर्सेज सपोज ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो नए लॉट को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे जो ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई कोल एंड पेट्रोलियम भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आते हैं. करंटली पेट्रोल की जो रिजर्व्स हैं इट इज़ एस्टिमेटेड कि वो सिर्फ 40 ईयर्स तक ही लास्ट करेंगे एंड कोल रिजर्व्स विल लास्ट ओनली फॉर 200 ईयर्स. नाउ दिस इज़ अ वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन एंड इट शोज़ कि हमें कितना ज़रूरत है इन रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा जुडिशियली और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने की. नाउ इनके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं. फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम के बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं. ऑल्सो इन्हीं के बर्निंग से नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं एंड एज वी नो कि जैसे ही नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स एयर में जाते हैं दे कॉज एसिड रेन यानी कि जो रेनफॉल होता है वो उस रेन वाटर को एसिडिक बनाते हैं. अल्टीमेटली एसिड रेन के और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड सॉइल को ख़राब करना, क्रॉप्स को ख़राब करना, ह्यूमन स्किन्स को ख़राब करना एंड मैनी मोर problems are associated with acid rain as well as global warming. So we see that how coal and petroleum are important resources but they are exhaustible और बहुत सारे problems भी इनके साथ associated हैं. इसीलिए इनके कुछ alternatives हमें हमेशा adapt करने चाहिए. For example, we should switch to public transport instead of driving our own vehicle ताकि coal and petroleum especially petroleum का consumption कम हो. हम cycling opt कर सकते हैं for nearby distances एंड हम घरों में CFL लाइट्स यानी कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट यानी कि उनमें वेस्टेज कम होती है. वाई? बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. इन फैक्ट इंडिया में कोल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉसिल फ्यूल है. ऑल्सो लेस यूजेज ऑफ हीटर्स इन विंटर्स. जैसे विंटर्स में यूजुअली लोग हीटर्स यूज़ करते हैं उसकी जगह हम कुछ नेचुरल मेथड्स लाइक वियरिंग थिक क्लोथ्स या एक और एक्स्ट्रा स्वेटर अगर हम पहन लें तो हम एनर्जी को यहाँ पर सेव कर सकते हैं. इस तरीके से बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हम अडेप्ट कर सकते हैं. सस्टेनेबल मैनेजमेंट शुड बी आवर की कॉन्सेप्ट बिकॉज सस्टेनेबल मैनेजमेंट से ही हम आज यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को और फ्यूचर के लिए भी उनको हम सेव करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हों. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर more detailed concepts you can refer to our book of DNA Education Key Points Science Class 10th. Hope this helps. Thank you.